स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर फाइनल ईयर के मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसका आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश कैश मीन्स क्या होता है? जो कैश हमारे हाथ में, मीन्स जो रोकड़ हमारे हाथ में है वो कैश। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैश के बारे में जानना कि कितना कैश में कितना चेंजेस हुए हैं, कैश इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है, मींस कैश इंक्रीज हुआ है या कैश डिक्रीज हुआ है। इसके बाद फ्लो। फ्लो मींस क्या होता है? बहाव, मींस कैश का बहाव किधर हुआ है, इनफ्लो साइड हुआ है कि आउटफ्लो, मींस कैश इंक्रीज हुआ है कि कैश डिक्रीज हुआ है। मींस फ्लो मींस होता है बहाव, बहाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बकेट बाल्टी है, उसे पानी भरा है तो हम उसको बहाव नहीं कहेंगे क्योंकि वो रुका हुआ है। मींस जो बहता हुआ हो उसे ही हम फ्लो कहते हैं। तो कैश क्या है? लिक्विड होता है और उसे लिक्विडिटी मानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो कैश फ्लो मींस होता है कैश का फ्लो किस साइड हुआ है, इसको ही जानना हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और इसके लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। साथ में हम कैश का मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से है। कैश तो हम सभी जानते हैं, कैश जो हमारे हाथ में होता है रोकड़, और कैश इक्विवेलेंट मींस होता है कैश के जैसा ही, मींस कैश के समतुल्य। जैसे कि बैंक, हमारे बैंक में पैसा जमा है, डिपॉजिट है, तो उसको हम बैंक से अगर निकाल लेते हैं तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मींस कैश इक्विवेलेंट से का मींस है कि ऐसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सके, क्या कहलाता है? कैश इक्विवेलेंट। इसके आइए मीनिंग देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which shows inflow and outflow of cash and cash equivalent of a business। मींस किसी भी बिजनेस में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो क्या कहलाता है? कैश फ्लो। उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि ऐसा विवरण पर जो कैश के चेंजेस के बारे में बताता है, बिजनेस में जो भी कैश में चेंजेस आए हैं उनके बारे में बताता है, पूरा विवरण बताता है। क्यों बनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट्स, इसके क्या उद्देश्य है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। इवैल्यूएट द करंट कैश पोजीशन, मींस करंट कैश की करंट पोजीशन क्या है, बिजनेस में कैश की क्या करंट पोजीशन है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सेकंड है टू नो द फ्यूचर कैश पोजीशन, फ्यूचर में कैश की क्या पोजीशन रहेगी, इसका एक एस्टिमेट लगाने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि कैश फ्लो से हम पता चल जाते हैं कि कैश की वर्तमान में हमारी जो कैश की पोजीशन है वो क्या है, उससे हम फ्यूचर का भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू टेक फाइनेंशियल लोन। बिजनेस में हमें लोन भी लेना पड़ता है, तो कितना लोन लेना है ये डिसाइड करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि इससे हमें एक्चुअल कैश का पता चल जाता है कि बिजनेस में एक्चुअल कैश कितना है, उस हिसाब से हमें लोन लेने में आसानी होती है। एसर्टेन द एक्चुअल कैश, एक्चुअल कैश वास्तव में बिजनेस में कितना कैश है, इसको निर्धारित करने के लिए हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एसर्टेन द नेट चेंजेस ऑफ कैश, मींस बिजनेस में नेट कैश में कितना चेंजेस आया, इसकी जानकारी के लिए भी, इसे भी याद करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये तो रहा कैश का मीनिंग और ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू AS3, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इनटू 3 एक्टिविटीज। मींस कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है। उसी में उन्हीं एक्टिविटीज से पता चलता है कि कैश बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ।
फर्स्ट है एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड थर्ड है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन तीनों एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि कितना इनफ्लो हुआ कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ। मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है क्या, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंस किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या कहलाती है, इन्वेस्टिंग जो भी हम बिजनेस चलाने के लिए हमें कुछ फिक्स एसेट्स भी चाहिए, तो फिक्स एसेट्स कहाँ से आएगी, उसके लिए हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे। तो कैश को जहां जहां इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमने किया है उसका इनफ्लो आउटफ्लो शो करता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस से फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस सही ढंग से नहीं चल सकता। फाइनेंस को जिस तरह एक मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना कोई व्यक्ति सीधे ढंग से खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार यदि बिजनेस में फाइनेंस नहीं है तो वो बिजनेस अच्छे से नहीं चल सकता। तो अब ये फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ सकता है, इशू ऑफ शेयर से, इशू ऑफ डिवेंचर से, लोन लेकर यहाँ से हम फाइनेंस ले सकते हैं। और उस फाइनेंस का कहाँ कहाँ यूज करना है, ये कौन एक्टिविटी दिखाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मींस इसमें कैश फ्लो कितना हुआ, इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ। वैसे इसमें सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले लिखते हैं, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। लेकिन रियल में सबसे पहले हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड लोन लेकर हम फाइनेंस करते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब पैसा तो आ गया, हमारे पास फाइनेंस पर्याप्त है, अब हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे। उस इन्वेस्ट को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है फिक्स एसेट्स और दूसरा सेकंड है करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं और जो करंट एसेट्स है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं तीनों ही एक्टिविटीज को। एक्टिविटीज फर्स्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी तीनों ही एक्टिविटीज में हम कैश का चेंजेस देखते हैं कि कितना चेंज हुआ। मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना इनफ्लो हुआ कैश का, कितना आउटफ्लो हुआ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना इनफ्लो हुआ कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। एक बार इनफ्लो आउटफ्लो को समझ लेते हैं। जैसे कोई बिजनेस है, यदि हम कोई चीज सेल करते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हम स्थायी संपत्तियों को बेचते हैं तो क्या होगा, कैश आएगा। कैश आएगा मीन्स क्या होगा, इनफ्लो होगा। यदि हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। मीन्स क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। तो इनफ्लो आउटफ्लो से
क्या से है, यदि कैश इंक्रीज हो रही है, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, कैश का इनफ्लो। और यदि कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस डिक्रीज या कम हो रहा है तो उसे आप क्या करेंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये तो हमने समझा इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। अब देखिए इन तीनों एक्टिविटीज में किस किस ट्रांजैक्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैश का इनफ्लो हो रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले इसके भी दो है पार्ट। फर्स्ट है इनफ्लो, आउटफ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश का इनफ्लो कहां-कहां से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने अभी बताया कैश सेल्स करके कोई भी फिक्स एसेट अगर हमने सेट किए तो मींस फर्स्ट है आपका कैश सेल्स। नगद माल हमने बेचा या नगद फिक्स एसेट्स बेची तो हमारे पास क्या है, कैश सेल्स करेंगे तो कैश आएगा, मींस कैश का इनफ्लो हो रहा है। सेकंड देख लीजिए, सेकंड में हम कह सकते हैं अगर किसी देनदारों से जो हमने उधार माल बेचा था उससे अगर हमको रिसीप्ट प्राप्त हो रही है, तो रिसीप्ट्स ऑफ कस्टमर। यदि कस्टमर से या डेटर से हमको पैसा मिल रहा है, मींस कैश आ रहा है, तो वो कहलाएगा कैश का इनफ्लो। नेक्स्ट देख लीजिए, अगर हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, रिसीप्ट कमीशन, या हमें कोई फीस मिल रही है तो कैश आया, कैश का इनफ्लो कहलाएगा। यदि रॉयल्टी मिल रही है हमको तो वो भी क्या कहलाएगी, कैश का इनफ्लो। ये तो थे इनफ्लो ऑफ कैश इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो क्या किन किन आइटम से होगा। तो सबसे पहले इसमें सेल्स किया था, इसमें क्या करेंगे, कैश परचेज। जब हम कैश का परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, कुछ भी चीज खरीदेंगे तो कैश जाएगा, गुड्स आएगा, तो हम मींस क्या होगा, कैश का फ्लो हुआ, मींस कौन सा फ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। सेकंड है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर कैश में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं तो कैश गया इसमें भी, मींस कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। इसके बाद जैसे है इनकम टैक्स अगर हमने पेड किया या कोई वेजेस, सैलरी, रेट एंड रेट्स हमने पेमेंट की, कैश पेमेंट की, तो मींस कैश जाएगा और कैश का आउटफ्लो होगा। मींस इनफ्लो आउटफ्लो मींस अगर कैश आ रहा है तो या इंक्रीज हो रहा है तो कैश का इनफ्लो होगा, और कैश जा रहा है या डिक्रीज हो रहा है मींस कैश का आउटफ्लो होगा। तो ये था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो किन किन आइटम से किया जाता है। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो कहां-कहां से होगा, सबसे पहले यदि हम सेल करेंगे फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी स्थायी संपत्ति अगर हम बेचेंगे तो कैश आएगा और कैश का इनफ्लो कहलाएगा। सेकंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो कैश आएगा, मींस कैश का इनफ्लो कहलाएगा। मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जहां जहां पैसा हमने लगाया था अगर उसको हम बेच, मींस हमने जैसे पहले फिक्स एसेट कोई खरीदी होगी, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मींस कैश आएगा। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया हमने, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, अब हम गोल्ड क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कैश आएगा गोल्ड बेचने से, मींस ये किसमें आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जैसे सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ बिल्डिंग, कोई हमने बिल्डिंग खरीदी है और बिल्डिंग हम लोग उसको बेच रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा। आउटफ्लो कहां-कहां से होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। साथ में इसमें भी दो और हैं, अगर डिविडेंड हमको रिसीव हो रहा है या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, यदि डिविडेंड
रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, मींस कैश आ रहा है तो कैश का इनफ्लो होगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम देखेंगे कैश का आउटफ्लो कहाँ होगा। यदि हम परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फर्स्ट, सेकंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट परचेज करने पर कैश जाएगा, मींस कैश, तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो ये था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहाँ से कैश का इनफ्लो होता है और कहाँ कैश का आउटफ्लो होता है, मींस कैसे कैश में चेंजेस आ सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। लास्ट एक्टिविटीज हम देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इनफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताया था मैंने, इशू ऑफ शेयर। फर्स्ट क्या है, इशू ऑफ शेयर। जो कंपनीज है वो अपने शेयर इशू करती हैं और उनसे उनको क्या मिलता है, लेकिन वो इशू ऑफ शेयर किस में करें, कैश में। कैश इशू ऑफ शेयर अगर करती है तो कैश आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, कैश का इनफ्लो कहलाएगा। इसी तरह इशू ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर कभी कैश में इशू करती है तो उसमें भी कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा और कैश हमारे पास आएगा, मींस कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। इसके बाद यदि हम कोई कैश लोन लेते हैं बैंक से, बैंक लोन या लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो वो भी कैश का इनफ्लो कहलाएगा। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो कहाँ से होगा, देख लीजिए। जब हम शेयर इशू करते हैं, शेयर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है इक्विटी शेयर एंड सेकंड प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को हमको पेमेंट भी करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यदि हमने प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट किया है या रिडम्पशन किया है तो हम कैश जाएगा, मींस कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसी तरह सेकंड, अगर हम डिवेंचर है, एक तरह का लोन होता है ये भी, उसका हम पेमेंट करेंगे। जब लोन लिया है तो हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसका भी अगर हम पेमेंट करते हैं डिवेंचर का, मींस रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो कैश जाएगा और कैश का आउटफ्लो होगा। देखिए पेमेंट ऑफ या रिडम्पशन ऑफ क्या, डिवेंचर। इसके साथ साथ कभी-कभी हम डिविडेंड पेड करते हैं। डिविडेंड पेड करने में कैश जाएगा, कैश का आउटफ्लो कहलाएगा। और कभी-कभी इंटरेस्ट हमको मिल जाता है, पेमेंट करना पड़ता है। जब हम लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट को पेड करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा, कैश का आउटफ्लो कहलाएगा। तो ये तो थी तीनों ही एक्टिविटीज में कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो कहाँ से हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की मेथड। Methods of cash flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश के में कितना चेंजेज आया, बिजनेस की जो कैश है उसमें कितना चेंजेज आया, इसके लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसको बनाने की दो विधियां हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली हम इसको बनाते हैं, जितना भी कैश आया और जितना कैश गया उन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनकर तैयार हो जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में को हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की हेल्प से बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। एक चीज और बतानी थी आपको कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही सेम है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिफरेंस है। मींस तीन एक्टिविटीज भी हमने बताई, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड इसमें इनडायरेक्ट में अलग अलग बनाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेम रहती है। चलिए देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक निश्चित अवधि में बनाई जाती है और गारंटी टू कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में अमाउंट रुपीज। ये है AS3 किसके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कौन सी मेथड है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट पहले बताया था हमने, जैसा कैश आया और गया उस हिसाब से हम इसमें डायरेक्टली बना देते हैं। ए नंबर आएगा इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें यदि हमको डायरेक्ट मेथड से बनाना होगा तो जितना कैश आएगा रिसीव्ड होगा और जितना पेमेंट करेंगे दोनों को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड या रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर या डेटर्स। नेक्स्ट है इसमें लेस कर देंगे जो भी कैश का हमने पेमेंट किया है। कैश पेड, किस किस को हम कैश पेड करते हैं, टू सप्लायर्स को करते हैं, जहां से माल हमने परचेज किया है उन सप्लायर्स को हम पेमेंट करते हैं कैश में, और साथ में एम्प्लॉइज को करते हैं। किसको, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को हम क्या क्या देते हैं, सैलरी, वेतन, सैलरी हो गया, वेजेज हो गया, रेट्स इसमें आते हैं। साथ में हम कभी कभी टैक्स दिया होता है उसका भी पेमेंट करते हैं, टैक्स पेड या अदर पेमेंट, कुछ भी इसके अलावा हमने पेड किया है, इनको हम यहाँ कभी कभी रिसीप्ट भी हो जाती है, अदर रिसीप्ट भी लिख सकते हैं। तो अदर पेमेंट हमने किया है तो हम इसको इसी में शामिल करते हैं। तो इसको यहाँ लिखेंगे, इन सबको ऐड करके जो आएगा वो कहलाएगा नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मींस जितना भी कस्टमर से हमको रिसीप्ट हुआ है और सप्लायर्स और एम्प्लॉइज को हमने जितना दे दिया है, साथ में हमने जितना टैक्स पेड दे दिया है,
तो उनको माइनस कर देते हैं तो आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तो थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड इसी के नीचे है, बनाइएगा। बी नंबर हम लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यदि कैश इनफ्लो होगा तो प्लस में लिखेंगे और कैश आउटफ्लो होगा तो उसको माइनस करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया। सेल किया तो क्या होगा, कैश आएगा, मींस कैश का इनफ्लो हो रहा है, इसे हम प्लस करके अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि हमने कहीं इन्वेस्ट किया था उसको हम सेल कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, उसको अब हम बेच रहे हैं। अब हम मान लीजिए हमारे काम का नहीं, उसकी लाइफ समाप्त हो गई है, अब हम उसको बेच रहे हैं, तो क्या होगा, कैश आएगा, मींस कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, उसको भी हम प्लस करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे इसमें परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, हिसाब भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हो। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स मींस अगर हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं या कोई पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, दोनों ही कंडीशन में कैश क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो हम कैश जा रहा है, इसको हम माइनस करके लिखेंगे। माइनस को हम चिन्ह नहीं लगाते, माइनस आइटम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ब्रैकेट करके माइनस आइटम को, मींस ब्रैकेट है तो माइनस आइटम है, इसको लेस करना है। इसके साथ साथ डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि रिसीव्ड होने में क्या होता है, कैश आ रहा है, मींस कैश का इनफ्लो होगा और उसे हम प्लस करके लिखेंगे। तो क्या क्या प्लस करेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और माइनस में जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो एक्टिविटीज हो गई, फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड लास्ट एक्टिविटीज देख लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर, इसमें क्या आता है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बैंक लोन, अगर लॉन्ग टर्म कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन। अगर हम शेयर, कोई कंपनी है शेयर इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है या बैंक से लोन लेती है, तो तीनों ही कंडीशन में कैश का इनफ्लो होगा और इसको हम प्लस करके लिखते हैं। इसके साथ साथ जब शेयर हम इशू करेंगे तो दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी और एक प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का हमको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो पेमेंट करने के लिए, जब पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, कैश क्या होगा, कम
कम होगा तो उसमें लिखेंगे पेमेंट या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर माइनस करके लिखेंगे पेमेंट ऑफ डिवेंचर इसको भी माइनस, इसमें भी कैश जा रहा है, डिविडेंड पेड इसमें भी कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, माइनस करके लिखेंगे एंड लास्ट है इंटरेस्ट पेड, इसको भी माइनस करके लिखेंगे। ये थी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इनको टोटल करके जो भी आएगा वो नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कि इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ डिवेंचर है, या लोन लिया है, या हमने पेमेंट किया है, या शेयर इशू किए हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। यदि मान लीजिए प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जैसे इशू ऑफ शेयर है, प्रीवियस का 1 लाख है और करंट ईयर का 2 लाख है इशू ऑफ शेयर, तो करंट ईयर का अधिक है, मींस क्या किया होगा, हमने इशू किया होगा, तो इसका मींस है कि क्या होगा, इशू ऑफ शेयर मींस कैश का इनफ्लो हुआ है, तो हम इसको प्लस करके लिखेंगे। यदि यहाँ 2 लाख होता प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर में 1 लाख होता, 1 लाख होता, मींस हमने क्या किया, करंट ईयर का इशू ऑफ शेयर कम हो गया। कम कब होगा, जब हम पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट किया मींस कम हो गया। इसी तरह डिवेंचर, यदि प्रीवियस ईयर का अधिक है और करंट ईयर का कम है, मींस हमने पेमेंट कर दिया है तभी कम हो रहा है। जैसे 2 लाख के डिवेंचर थे, आप कितने के बचे, 1 लाख के बचे, मींस उसका पेमेंट हो गया हो तब 1 लाख का बचा, तो हम उसको माइनस करके लिखेंगे। और यदि करंट ईयर का अधिक है, प्रीवियस ईयर का कम है, अधिक कब हुआ होगा, जब हमने और इशू किए होंगे डिवेंचर, तभी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर है, मींस करंट ईयर का कम होगा इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, और यदि करंट ईयर का कम हो जाएगा मींस हमने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। उस हिसाब से हम प्लस और माइनस में लिखेंगे। मींस करंट ईयर का कैश यदि कम हो रहा है या फिक्स एसेट्स कम हो रही है। इसी तरह फिक्स एसेट्स में लेते लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, यदि मान लीजिए मशीनरी दी हुई है या कोई बिल्डिंग दी हुई है, मशीन भी है, प्रीवियस ईयर में 1 लाख दी हुई है या 50,000 दी हुई है, करंट ईयर में 80,000 दी हुई है। मशीन जो थी पिछले साल प्रीवियस ईयर में 50,000 थी, करंट ईयर में कितनी हो गई 80,000, मींस 30,000 क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कब होगा, जब हम परचेज करेंगे। क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो जब मशीन हमने मींस 30,000 की परचेज और कर ली, जब परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा, मींस कैश का आउटफ्लो होगा। तो 30,000 क्या कहलाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी। इसी तरह यदि कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर की 70,000 है और करंट ईयर की 50,000 है, 70,000 की जो बिल्डिंग थी प्रीवियस ईयर में, अब कितने की बची, 50,000 की, मींस 20,000 की बिल्डिंग हमने क्या की, सेल कर दी। सेल करेंगे तभी कम हो रहा है, मींस कैश सेल करने में क्या होगा, कैश आएगा, ये हो जाएगा सेल ऑफ बिल्डिंग। तो इस तरह हम कंपेयर करके 2 साल की बैलेंस शीट को और उस हिसाब से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है डायरेक्ट मेथड से।
सबसे पहले पर्टिकुलर दिया हुआ है, पर्टिकुलर में दिया हुआ है आपको बैलेंस, होल्ड बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 35,000 दिया हुआ है। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितना रिसीव हुआ 27,83,000। इशू ऑफ शेयर दिया हुआ है 3 लाख के, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 1,80,000 का, 28,000 का। इस साइड दिया हुआ है पर्टिकुलर में, देखिए पेमेंट ऑफ सप्लायर टू 20,47,000, पेमेंट टू फिक्स एसेट्स 2,30,000, पेमेंट टू ओवरहेड्स 1,15,000, सैलरी दिया हुआ है 69,000 पेड की गई है, इनकम टैक्स दिया हुआ है 2,43,000, डिविडेंड पेड दिया है 80,000 और रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पेमेंट कर दिया गया कितना 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो इसको पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा कि कैश का फ्लो इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो। अब जैसे फर्स्ट है रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से रिसीव होगा मींस कैश का इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो, इनफ्लो हुआ है, कैसा आ रहा है, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर हमने कहा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, कितने का 3 लाख का, मींस इसको हम फाइनेंसिंग में ले जाएंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई भी फिक्स एसेट सेल्स या परचेज हो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, तो ये कहा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट है पेमेंट टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को पेमेंट किया तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे। पेमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स मींस फिक्स एसेट्स हमने क्या की, परचेज की, परचेज भी बोल सकते हैं, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कैश क्या है, जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। पेमेंट ओवरहेड ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। सैलरी पेमेंट की ये भी कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग में। इनकम टैक्स की ऑपरेटिंग में। डिविडेंड पेड किसमें जाएगा, फाइनेंसिंग में। लोन भी पेमेंट हुआ है फाइनेंसिंग में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। तो चलिए देखिए इसको लगाते सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट कौन सी लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले आएगा रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमने फॉर्मेट भी बताया था, लिखवाया था, देखिए उसमें सबसे पहले हमने लिखा था रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, इसको हम लिख लेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। हाँ कितना हो रहा है देखिए 27,83,000, इसको हम लिखेंगे प्लस में 27,83,000 कैश रिसीव्ड हो गया। अब इसमें हम लेस कर देंगे जो जो कैश हमने पेमेंट किया है, तो लेस करिए। अब देखिए कैश सबसे पहले कहाँ गया है, देखिए पेमेंट टू सप्लायर्स, सप्लायर को पेमेंट किया, देखिए हमने फॉर्मेट भी लिखवाया था, फॉर्मेट भी दिया हुआ है, पेमेंट टू सप्लायर्स। सप्लायर्स को पेमेंट करेंगे मींस कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसको माइनस करके लिखेंगे, कितना है 20,47,000 माइनस करके लिख दिया। ये कैश आया प्लस में लिखेंगे, कैश जाएगा माइनस में लिखेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, मार्क ना लगा के हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए सैलरी पेड की हुई है, सेकंड सैलरी पेड किया, कैश जा रहा है माइनस में लिखेंगे, आउटफ्लो हो रहा है 69,000, हमने ये भी लिख लिया। इसके बाद देखिए और कहीं पेमेंट हो रहा है, देखिए क्वेश्चन में, हाँ पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट ओवरहेड्स, तो लिखेंगे पेमेंट टू ओवरहेड्स।
ओवरहेड में कितना पेमेंट हुआ है 1,15,000 कैश आउटफ्लो हो रहा है, ब्रैकेट में लिखेंगे मींस माइनस करके लिखेंगे। इसके बाद देखिए और कोई एक्सपेंस है, टैक्स है, लेस कर देंगे। इनकम टैक्स पहले इनको ऐड कर लेते हैं, लास्ट में हम इनकम टैक्स माइनस करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे तीनों को और 27,83,000 में माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 5,52,000। अब लास्ट पेज में हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड। देखिए टैक्स पेड कितना दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में इनकम टैक्स दिया है 2,43,000, तो हम 2,43,000 लेस कर देंगे। पेमेंट हो रहा है तो हमारा जो एक्टिविटी निकल कर आएगी वो होगी 3,09,000। ये हमारी कहलाएगी नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट हमारा एक्टिविटीज इसमें आ गई है, कितनी आई है 3,09,000। अब हम इसी के आगे सेकंड एक्टिविटीज को करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसको मिटा देते हैं। बस हमको याद रखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आया 3,09,000। सेकंड एक्टिविटीज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तो ऑपरेटिंग थी ही, ऑपरेटिंग से इतना आ गया था, ये ए था। अब हम स्टार्ट करते थे कि नीचे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चार चीजें आती हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलिए इनमें से क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, लिख देते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। $1,28,000। जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, मींस इसको हमको प्लस में लिखना है, कैश इंक्रीज होगी या इनफ्लो होगा तो प्लस में, और कैश आउटफ्लो हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस में करके लिखेंगे। इसके बाद है और कुछ दिया हुआ है, कुछ पेमेंट हुआ है। देखिए पेमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स दिया हुआ है तो लिख देंगे पेमेंट या परचेज, पेमेंट ऑफ, परचेज लिख लीजिए। पेमेंट कब होता है, जब हम परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ये दिया हुआ आपको 2,30,000, माइनस करके लिखेंगे, कैश जा रहा है इसमें, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 1,80,000 कम है, 2,30,000 अमाउंट ज्यादा है, इस माइनस वाला ज्यादा है तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा 1,02,000। 1,02,000 ये क्या कहलाएगी, नेट ऑपरेटिंग सॉरी नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग बहुत ईजी है, सेल ऑफ परचेज, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड। सेल ऑफ परचेज दिया हुआ है, डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, अच्छा डिविडेंड पेड दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड हम इसको लिखते हैं और प्लस रिसीव लिखते हैं। चलिए दो एक्टिविटीज आ गई है, उससे हमारा कितना आंसर आया 1,02,000 माइनस का लिखेंगे 1,02,000 माइनस। फिर लिखेंगे सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमने बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, देखिए इशू ऑफ शेयर दिया हुआ है, हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर 3 लाख शेयर का पेमेंट होता तो माइनस में लिखते, इशू किया गया है प्लस में लिखेंगे, मींस कैश का इनफ्लो हो रहा है। और देखिए क्या आएगा, लोन दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट करेंगे, क्या होगा, कैश जाएगा, पेमेंट ऑफ लोन कितना दिया है, 2,50,000 माइनस। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिविडेंड पेड, कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, 80,000 माइनस में, $3,30,000 आ जाएगा, माइनस का 3 लाख क्या है, प्लस का है, माइनस में ये भी आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का, 30,000, मीन्स हमारा सी भी आ गया, कितना आ गया, 30,000। तीनों ही एक्टिविटीज हमको पता चल गई है, एक्टिविटी ए से कितना आया, बी से कितना आया और सी से कितना आया। अब देखिए इनको, इन तीनों को ही ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ऐड करिए तीनों को, प्लस का है कि माइनस का, 1,32,000 में माइनस करेंगे 3,09,000, तो हमारा टोटल आएगा, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज ये भी पता करेंगे, 3 लाख में 1,32,000 माइनस करेंगे, प्लस का आएगा, कितना आएगा, 1,77,000। अब देखिए ये प्लस का आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन कैश, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कैश। यदि माइनस का होगा तो हम लिखते डिक्रीज इन कैश, तो हम यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज, मींस जो तीनों ही एक्टिविटीज के बाद हमें पता चला कि कैश में क्या चेंज हुआ, कैश बढ़ रहा है, मींस कैश इंक्रीज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद स्टार्टिंग का कैश लिखेंगे, स्टार्टिंग का कैश कितना है, बैलेंस 35,000, तो हम लिखेंगे कैश एट बिगनिंग, कितना है 35,000, और जो आंसर आना चाहिए वो क्लोजिंग कैश आना चाहिए, कितना आना चाहिए, क्लोजिंग, लिखेंगे कैश एट एंड, कैश एट एंड कितना आएगा, देखिए 2,12,000। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनकर तैयार है, इसमें आंसर भी आपको दिया रहता है कैश के रूप में, ओपनिंग कैश जो भी इंक्रीज या डिक्रीज कैश आएगा, तीनों को ऐड करके तीनों एक्टिविटीज को, उसमें यदि हम ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग कैश हमारे पास आ जाएगा, इसके हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट और डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे को पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।